रुक्मणी जी अपने बेटे सर्वेश की शादी के लिए अच्छी लड़की खोज रही थी। अभी 3 साल पहले ही उन्होंने अपनी बेटी मृदुला की शादी की थी। इसी वर्ष रुक्मणी जी के पति राकेश जी रिटायर हुए थे। राकेश जी रेलवे में इंजीनियर थे। अच्छी खासी सैलरी थी उनकी और रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। सर्वेश भी बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। 4 साल हो गए थे उसे नौकरी मिले। मृदुला की शादी के बाद से ही रुक्मणी जी सर्वेश के लिए अच्छी लड़की खोज रही थी, लेकिन उनके मन मुताबिक कोई लड़की उन्हें मिल नहीं रही थी, क्योंकि रुक्मणी जी को लगता था कि हर मामले में उनका बेटा सर्वेश परफेक्ट है और वह खुद और उनके पति राकेश बहुत ही परफेक्ट सास ससुर बनेंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है, जिम्मेदारियां कुछ है नहीं। एक ही ननद थी जिसकी शादी हो चुकी है, तो अब बहू भी ऐसी आनी चाहिए जो उनके स्टेटस से मेल खाए। मृदुला की शादी भी रुक्मणी जी ने बहुत सोच समझकर काफी बड़े घर के इकलौते बेटे से की थी। बहुत बड़ा बिजनेस था मृदुला के पति का, इसलिए रुक्मणी जी को अपने घर में भी बिल्कुल अपने स्टेटस से मैच खाती बहू लाना चाहती थी। खैर, रुक्मणी जी की खोज स्वाति पर आकर समाप्त हुई। स्वाति एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थी। अच्छी खासी सैलरी थी स्वाति की और उसने MBA कर रखा था। उसके भी मायके में बस एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और वह भी अच्छी नौकरी करता था। स्वाति के पिताजी भी PWD से इंजीनियर के पद से रिटायर हुए थे। कुल मिलाकर रुक्मणी जी के परिवार का स्टेटस और स्वाति के परिवार का स्टेटस लगभग एक सा था, इसलिए स्वाति को ही रुक्मणी जी ने अपने घर की बहू बनाने का निर्णय लिया था। और दोनों परिवारों की सहमति से स्वाति सर्वेश की पत्नी और रुक्मणी जी की बहू बनकर रुक्मणी जी के घर आ गई। सबको लग रहा था सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। दोनों परिवार बराबरी के हैं, पढ़ा लिखा परिवार है दोनों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। खैर, इसी तरह से 1 महीने का वक्त बीत गया। स्वाति ने अब अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे सामंजस्य की दिक्कत दिखने लगी थी। रुक्मणी जी कुछ ज्यादा ही दबदबा रखना चाहती थी अपने घर पर और सोचती थी हर कोई उनसे दब कर रहे। इसके पहले वह सिर्फ पति और दोनों बच्चों के साथ थी, तो पूरे घर में उन्हीं की मर्जी चलती थी, इसलिए कभी कोई कलह की वजह होती ही नहीं थी। लेकिन अब बहू आके आ जाने के बाद रुक्मणी जी को ऐसा लगता था कि यह उनका घर है, तो यहाँ सब कुछ उनके हिसाब से ही होना चाहिए। वह हर बात में अपनी बहू स्वाति को टोकती रहती थी। स्वाति अपनी मर्जी से उस घर में कुछ भी नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि कुछ खाने के लिए भी नहीं बना सकती थी। घर में वही बनता जो रुक्मणी जी का फैसला होता, और अगर स्वाति अपने मन से कुछ करना चाहती तो रुक्मणी जी का सीधा कहना होता, यह मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। अपनी मनमर्जी चलानी है तो अपने घर में जाकर चलाओ। स्वाति को समझ में नहीं आता था कि रुक्मणी जी ऐसा क्यों कहती है। आखिर यह उसका भी तो घर है और रुक्मणी जी के बाद स्वाति ही तो उस घर की मालकिन बनेगी। लेकिन रुक्मणी जी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होती थी। उनके हिसाब से यह उनके मेहनत से बनाया हुआ घर है और उनके पति के मेहनत के पैसों से बना है, तो इस पर एक छत्र उनका साम्राज्य होगा और किसी की कोई मर्जी नहीं चलेगी। रुक्मणी जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि स्वाति भी उस घर की बहू है और इकलौती बहू है, तो उसका भी उस घर पर बराबर का हक बन चुका है, क्योंकि रुक्मणी जी के बाद वह घर उसे ही चलाना है। लेकिन रुक्मणी जी अपने अड़ियल स्वभाव के कारण स्वाति को एक काम भी उस घर में अपनी मर्जी का नहीं करने देती थी। स्वाति चुपचाप इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही थी। रुक्मणी जी ने अब अलग तरह से स्वाति को परेशान करना शुरू कर दिया था। स्वाति अगर अपनी अलमीरा में लॉक लगाती तो उसके लिए भी रुक्मणी जी उसे टोकती, हाँ, मैं अकेली घर में हूँ ना, तभी तो तुम अपनी अलमीरा को लॉक करके ऑफिस जाती हो, कहीं मैं तुम्हारा कुछ चुरा ना लूं। जबकि स्वाति अपनी अलमीरा लॉक करके चाबी अपने कमरे के ही साइड टेबल के ड्रॉर में रखती थी, और यह बात उसने रुक्मणी जी को बता रखी थी। स्वाति कोई चाबी लेकर ऑफिस नहीं जाती थी, क्योंकि स्वाति इतनी पागल नहीं थी कि ऐसी हरकत करे जिससे रिश्ते खराब हो। लेकिन फिर भी रुक्मणी जी उसे ताना मारने से बाज नहीं आती थी। उन्हें यह समझ में ही नहीं आता था कि घर में काम करने वाले दाई नौकर हैं जो मौका मिलने पर हाथ की सफाई कर सकते हैं, और अलमारी में जेवर और कैश पड़े रहते हैं तो उन्हें लॉक करना जरूरी है। लेकिन वह हर बात में स्वाति को ताना मारने का बहाना ढूंढती थी, जबकि खुद वह हर वक्त अपनी अलमीरा में लॉक रखती थी। स्वाति ने कुछ नहीं बोला, पर वह सर्वेश से बोलती थी कि तुम्हारी मम्मी कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग है और हर चीज में मुझे दबाती रहती है। सर्वेश बोलता था, कोई बात नहीं, कुछ दिन एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों के बाद शांत हो जाएंगी। आखिर कब तक अकेले सिर फोड़ेंगी? लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है चुपचाप जो जैसा चल रहा है चलने दो, आखिर रहना तो हमें साथ ही है। और स्वाति भी सर्वेश की बातों को ठीक समझती कि फालतू का लड़ाई झगड़ा और बहस करने से कोई फायदा नहीं।
लेकिन दिन ब दिन रुक्मणी जी का व्यवहार सुधरने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा था। अब तो रुक्मणी जी अगर कहीं बाहर जाती तो अपनी अलमारी और अपना कमरा लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर जाती, जो कि स्वाति को बहुत ही खराब लगता। क्या स्वाति उनके कमरे से उनका कुछ चुरा लेती और वह सर्वेश से बोलती थी कि देखो अपनी मम्मी को, मैं घर में हूँ तो वह अपने रूम और अलमारी लॉक करके चाबी लेकर जा रही है, क्या मैं उनका कुछ चुरा लूंगी? सर्वेश बोलता, छोड़ दो, कोई बात नहीं, फालतू की बहस करने से क्या फायदा। एक बार स्वाति की ननद मृदुला आई हुई थी और रुक्मणी जी अपनी अलमारी खोलकर मृदुला को कुछ दिखा रही थी कि एकाएक स्वाति वहां आ गई। रुक्मणी जी ने तुरंत ही अपनी अलमारी बंद कर दी और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वाति को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उसने बोला, क्यों, यह मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उससे आपका क्या मतलब है? रुक्मणी जी ने बोला, यह तुम्हारा घर नहीं, यह मेरा घर है और यह मेरा कमरा है, तो मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना मत आना। कहकर रुक्मणी जी अलमारी बंद करके चली गयी। स्वाति को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। थोड़ी देर के बाद स्वाति ने देखा मृदुला अपनी मम्मी की अलमारी खोलकर कुछ निकाल रही है और फिर अलमारी बंद करके मम्मी को चाबी देकर आई। मतलब बेटी के ऊपर तो भरोसा था कि बेटी माँ की अलमारी से कुछ भी गायब नहीं करेगी, लेकिन बहू के ऊपर भरोसा नहीं था कि बहू कहीं उनकी अलमारी से कुछ चुरा ना ले। स्वाति को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन रुक्मणी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कभी स्वाति किसी बात का विरोध कर भी देती तो रुक्मणी जी के एक ही कहना होता था कि यह मेरा घर है और मेरे हिसाब से ही चलेगा, ज्यादा दिमाग चलाना है तो अपना घर लेकर रहो, निकलो मेरे घर से। स्वाति को भी बहुत जोर का गुस्सा आता, लेकिन सर्वेश समझाकर उसे शांत कर देता कि कोई फायदा नहीं है, दुनिया हमें ही गलत कहेगी, इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ सालों में सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और स्वाति क्योंकि सर्वेश को बहुत प्यार करती थी और सर्वेश भी स्वाति का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए स्वाति सर्वेश के बारे में सोचते हुए चुप रह जाती थी। स्वाति के ससुर जी राकेश जी भी कभी कभी रुक्मणी जी से बोलते थे, तुम ऐसे फालतू के काम क्यों करती हो? स्वाति इस घर की बहू है, उसका पूरा हक है इस घर पर, हर जगह आने जाने पर, हर सामान को छूने पर। तुम फालतू का रायता क्यों फैलाती रहती हो? यह क्यों नहीं समझती कि जिस दिन उसकी जुबान खुल गई नुकसान तुम्हारा ही है। स्वाति बहुत बर्दाश्त करके चल रही है, लेकिन तुम अपना स्वभाव नहीं बदल रही हो। लेकिन रुक्मणी जी राकेश जी को भी दो बातें सुना देती, वह मुझे क्या बर्दाश्त कर रही है, मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं कोई उसके ऊपर आश्रित नहीं हूँ, यह मेरा घर है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। वह मेरे घर में रहती है, न कि मैं उसके घर में रहती हूँ। अच्छी खासी पेंशन पाते हैं आप, मैं कोई अपने बेटे बहू के पैसों को नहीं खा रही हूँ जो उनसे दब कर रहूंगी। इतनी ही दिक्कत है तो निकल जाए मेरे घर से। और राकेश जी चुप हो जाते थे, उन्हें पता था रुक्मणी जी को समझाने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रुक्मणी जी एक अलग ही गुमान में जी रही थी। लेकिन दिन ब दिन रुक्मणी जी की हरकतें बढ़ने ही लगी थी और मृदुला समय समय पर आकर आग में घी डालने का काम करती ही जा रही थी। मृदुला जब भी आती भाभी को एहसास दिला देती कि देखो इस घर में जो जगह मेरी है वह तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तुम बहू होकर भी इस घर की मालकिन होने का सपना देखना भूल जाओ, क्योंकि इस घर की मालकिन तुम नहीं हो, मेरी मम्मी है और मम्मी के साथ साथ मैं हूँ। मृदुला और रुक्मणी जी को ऐसा लगता था कि स्वाति उन लोगों से लड़ नहीं पाती, इसलिए चुप रह जाती है और उनका मन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जबकि स्वाति सिर्फ और सिर्फ अपने पति सर्वेश के प्यार की वजह से चुप रहती थी और अपने ससुर राकेश जी के सम्मान की वजह से चुप रहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर घर में कलह होता है तो बदनामी राकेश जी की ही होगी। और स्वाति और सर्वेश ऐसा कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि राकेश जी बहुत ही समझदार किस्म के इंसान थे और वह घर में एक सुखद वातावरण चाहते थे, इसलिए स्वाति काफी कुछ बर्दाश्त करती थी। वह चुपचाप अपने हल्के फुल्के काम करके ऑफिस चली जाती और शाम को आती, घर की चीजों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। और घर में काम करने के लिए नाई नौकर तो थे ही, खाना बनाने वाली को भी स्वाति ने रख लिया था, क्योंकि उसे वक्त नहीं होता था कि वह खाना बनाए। और रुक्मणी जी ने भी इसके लिए कोई विरोध नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था अगर खाना बनाने वाली नहीं रहेगी तो खाना उन्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी वह घर में बवाल मचा ले स्वाति नौकरी तो नहीं छोड़ेगी और वक्त उसके पास है नहीं कि वह घर में खाना बना सके। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर घर में सबसे बड़ी दिक्कत रुक्मणी जी का तानाशाह रवैया था, जो कि धीरे धीरे रिश्तों को बिखेरता जा रहा था। एक दिन स्वाति को बहुत जोर का गुस्सा आया। स्वाति ने अपने कमरे में थोड़े बहुत चेंजेस करवाने के लिए इंटीरियर वालों को बुलाया था, क्योंकि उसे कपड़े रखने में स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी।
तो वह एक एक्स्ट्रा अलमीरा और अपना कंप्यूटर टेबल वगैरह बनवाने के लिए इंटीरियर करवाना चाह रही थी। लेकिन रुक्मणी जी बीच में आ गई और बोली, यह सब तुम क्यों करवा रही हो? स्वाति ने बोला, मुझे मेरा कमरा मेरे हिसाब से चाहिए, मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, कुछ चेंजेस करवाने हैं, इसलिए मैं इन्हें लेकर आई हूँ। एक अलमीरा और एक कंप्यूटर टेबल बनवाना है ताकि थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन रुक्मणी जी चिल्लाने लगी, खबरदार, जो मेरे घर में अपनी मनमर्जी चलाई, यह मेरा घर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपनी मर्जी से इंटीरियर करवाने की, वह भी मुझसे पूछे बिना? स्वाति ने बोला, मम्मी जी, यह मेरा रूम है और इसे मैं अपने हिसाब से बनाना चाहती हूँ, तो इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात है? मुझे मेरे रूम में रहना है, तो मुझे क्या दिक्कत है, या तो मुझे ही पता होगा ना। तो उन दिक्कतों को ठीक कराने के लिए मैं थोड़ा इंटीरियर करवा रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? रुक्मणी जी ने बोला, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, यह मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, कोई इंटीरियर नहीं होगा, जो रूम जैसा बना है वैसा ही रहेगा, मैंने अपने हिसाब से सब बनवाया है और मेरे रहते मेरे घर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। रुक्मणी जी ने इंटीरियर वालों को वापस भेज दिया। स्वाति को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था कि तभी ननद मृदुला भी आ गई और स्वाति को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान मुस्काने लगी कि देख लो, इस घर की बहू होने का गुमान है ना तुम्हें, देखो इस घर में एक फर्नीचर तक तुम अपने मन से नहीं बनवा सकती हो। घर में मृदुला का भी कमरा उसकी शादी के बाद से आज तक वैसा का वैसा ही था और मृदुला जब भी मायके आती तो अपने कमरे में ही रहती थी। स्वाति को चिढ़ाने के लिए मृदुला ने जानबूझकर उसी वक्त अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मेरे कमरे में ड्रेसिंग पुराने डिजाइन का हो चुका है, प्लीज उसे चेंज करवाकर अच्छा ड्रेसिंग बनवा दो, मुझे वह पसंद नहीं। रुक्मणी जी ने तुरंत बोला, हाँ बेटा, अगली बार जब तू आएगी ना तो तुझे तेरे रूम में बिल्कुल नया लुक मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल में, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं जल्द ही सब करवा देती हूँ। मृदुला ने बोला, नहीं मम्मी, और कुछ नहीं चाहिए, और अगर कुछ याद आएगा तो मैं फोन पर आपको बता दूंगी। और फिर एक बार व्यंग्यात्मक हंसी हंसती हुई स्वाति की ओर देखने लगी। स्वाति के कलेजे में आग लग गई और उसने फिर इस बारे में सर्वेश से बात की, लेकिन सर्वेश ने फिर उसे चुप रहने के लिए कहा तो स्वाति फूट पड़ी, तुम्हारे चुप रहने की वजह से आज हालात यह हो गया है कि एक कील तक ठोकने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझसे कहा जाता है कि अगर इतना ही शौक है घर में परिवर्तन करने का तो अपने घर में जाकर करो, निकलो मेरे घर से, मेरे आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा है और तुम बोलते हो चुप रहो। कब तक चुप रहूं? सर्वेश ने बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगी तो दुनिया तुम्हें सही समझेगी? सब बहू को ही गलत बोलते हैं क्योंकि सास बुजुर्ग हो जाती है तो सबको लगता है कि वह बेचारी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है मम्मी गलत है और मृदुला आग में घी डाल रही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि यह सब कुछ सालों की बात है, अगर तुमने कुछ साल बर्दाश्त कर लिया तो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। स्वाति ने बोला, बर्दाश्त करने से समस्या कभी खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। सर्वेश ने बोला, लेकिन एक बार सोच लो, पापा के बारे में सोच कर देखो, वह बेचारे तो चाहकर भी हमारा साथ नहीं दे पाते, वह तो बुरी तरह से फंस चुके हैं कि पत्नी का साथ दे या बेटे बहू का, मुझे उनका सोचकर बहुत ही बुरा लगता है। स्वाति ने बोला, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, पापा के बारे में ही सोचकर मुझे भी बुरा लगता है, नहीं तो मम्मी ने मुझे इतने चोट दिए हैं कि मैं उनके बारे में तो कभी सोचती ही नहीं हूँ, नहीं तो सोच सोचकर मैं पागल हो जाऊंगी। सर्वेश ने बोला, और मृदुला को देख लो, आखिर उसके भी तो पापा है, लेकिन उसे पापा का दुख कभी दिखाई नहीं देता, उसे तो सिर्फ वह खुशी दिखाई देती है जो तुम्हें दुख पहुंचाकर उसे मिलती है, इसलिए वह हर 15 दिन में आ जाती है आग में घी डालने और बाकी 15 दिन फोन पर मम्मी को बरगलाती रहती है। और मम्मी भी कुछ कम नहीं है, उसके आने से क्या होता है, मम्मी का अपना दिमाग ही काफी है खुराफाती करने के लिए। खैर, स्वाति ने इस बार भी समझौता कर लिया और ऐसे ही दिन गुजरने लगे और स्वाति और सर्वेश की शादी को 1 साल बीत गया। स्वाति का मायका बगल के ही शहर में था। स्वाति ने अपनी एनिवर्सरी की पार्टी दी थी अपने घर पर ही। स्वाति की सासू माँ का मन तो नहीं था, पर इस बार सर्वेश ने भी जिद कर ली थी तो सासू माँ को मानना पड़ा था। और स्वाति के मम्मी पापा भाई भाभी भी आए थे उस पार्टी में। मृदुला नहीं आई थी क्योंकि वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने गई हुई थी, तो मृदुला का कमरा खाली पड़ा हुआ था। घर में एक ही गेस्ट रूम था, तो स्वाति ने सोचा कि मृदुला का कमरा तो खाली ही पड़ा हुआ है, तो क्यों एक ही रूम में मम्मी पापा और भाई भाभी को ठहराया जाए। और उसने सोचा कि मृदुला के कमरे में ही अपने भाई भाभी को ठहरा दूंगी। पार्टी खत्म होने के बाद स्वाति के मायके वाले स्वाति के कमरे में बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे, और स्वाति रुक्मणी जी के पास गई और बोली,
मम्मी जी, गेस्ट रूम में मेरे मम्मी पापा रह जाएंगे और मृदुला दीदी का रूम तो खाली ही पड़ा हुआ है, उसमें मेरे भैया भाभी रुक जाएंगे, कल तो फिर यह लोग वापस चले ही जाएंगे। इतना सुनते ही रुक्मणी देवी चिल्ला उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी के रूम में तुम अपने भाई भाभी को ठहराओगी? स्वाति ने बोला, धीरे बोलिए मम्मी, मेरे मम्मी पापा सुन लेंगे। रुक्मणी जी ने बोला, सुनते हैं तो सुन ले, मुझे उससे क्या, वह मेरी बेटी का रूम है। तुम धीरे धीरे मेरी बेटी का हक उसके मायके पर से खत्म करना चाहती हो? वह मेरी बेटी का रूम है और उसी का रहेगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस रूम में अपने भाई भाभी को ठहराने की बात करने की? उसमें मेरी बेटी के कीमती सामान पड़े हुए हैं, कुछ गायब हो गया तो? और वह दोनों मेरी बेटी के रूम में क्यों रहेंगे? आज रुक्मणी देवी ने स्वाति के आत्मसम्मान को तार तार कर दिया था, यह कहते हुए कि इतने भारी लोग घर में आए हुए हैं और इतना कीमती सामान घर में खुला पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या गायब हो जाए, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तब तक स्वाति के मम्मी पापा और भाई भाभी रूम के बाहर आ चुके थे और यह सारी बातें सुनकर हैरान थे, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन आज स्वाति के सब्र का बांध टूट गया था, क्योंकि आज रुक्मणी देवी ने स्वाति की नहीं, उसके मम्मी पापा और भाई भाभी की बेइज्जती कर दी थी। आज राकेश जी और सर्वेश जी के भी सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि रुक्मणी देवी अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी थी। स्वाति के मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा था यह सब कुछ सुनकर, और उन्होंने स्वाति से बोला, बेटा हम जा रहे हैं, अब रात में तो जाना पॉसिबल नहीं है, हम किसी होटल में रुक जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। सर्वेश और राकेश जी ने स्वाति के मम्मी पापा और भाई भाभी के हाथ जोड़े और कहने लगे, आप लोग ऐसा मत कीजिए, रुक्मणी जी तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है, आप यहीं पर रहिए, आप होटल में क्यों रहेंगे जब यहाँ घर है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन स्वाति के मायके वालों के आत्मसम्मान तार तार हो चुका था, वह किसी भी तरह से रुकने को तैयार नहीं थे और उन्होंने वहाँ से विदा ले ली। आज स्वाति के सब्र का बांध टूट चुका था और आज उसने रुक्मणी जी को जवाब देने का फैसला कर ही लिया था। और आज राकेश और सर्वेश की भी कोई हिम्मत नहीं थी स्वाति को चुप कराने की, इसलिए उन्होंने खुद चुप रहने में भलाई समझी। स्वाति ने आज बोलना शुरू किया था और उसने बोला, मम्मी जी समझती क्या है आप अपने आप को? है क्या आप? आपके पति बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत पैसा कमाया है उन्होंने, अपना घर बनाया है, तो क्या मेरा पति भिखारी है? मेरा पति भी इंजीनियर है और उतना ही कमाता है जितना आपके पति ने कमाया है। और आप यह मत भूलिए कि मैं भी कमाती हूँ और अपने पति के बराबर ही कमाती हूँ, तो मेरे पास तो आपके हिसाब से दुगनी सैलरी आती है, तो किस बात का घमंड है आपको? बात बात पर आप यह बोलती रहती हैं, मेरा घर मेरा घर, तो क्या बस आप ही हैं आज तक दुनिया में जिसने अपना घर बनाया है और कोई नहीं बना सकता? मेरे मम्मी पापा का अपमान किया, क्यों? मेरे मम्मी पापा क्या आप लोगों से कम है? मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे और वह भी रिटायर्ड है, अच्छा खासा घर है हमारा, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा भाई भी अच्छा खासा कमाता है और पढ़ाई लिखाई में भी हम किसी से कम नहीं है, और ना ही पैसे और धन दौलत में। तो किस बात के गुमान में जीती हैं आप? बस आपके पास ही दौलत है और आपके पास ही घर है। चलिए आज आपका एक और गुमान मैं तोड़ ही देती हूँ। बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का। आपको पता है आपके पास जो पैसे हैं वो आपके पति के मेहनत की कमाई के पैसे हैं, और जो कुछ है वही है, कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पूर्वज आपके लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गए। लेकिन आपका घमंड तोड़ने के लिए यह बताना बहुत जरूरी है कि मेरे मम्मी पापा पैसों के मामले में आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों ही अपने पिता के इकलौती संतान थे, तो आज तक किसी भी पुश्तैनी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं हुआ है, और मेरा भाई भी अकेला ही बेटा है। मेरे मम्मी पापा के पास बहुत ही अच्छी खासी जमीन जायदाद है जिसकी कीमत करोड़ों में है, जो कि आपके पास नहीं है। तो इस लिहाज से मेरे मम्मी पापा आपसे ज्यादा अमीर हैं। जरा सोच कर देखिए किस बात का इतना घमंड करती हैं आप। मैं आज तक चुप थी तो आपका मन बढ़ता ही जा रहा था। आपको क्या लगता है दिन भर में 50 बार आप यह बोलती हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है? क्या आप अपने पैसों से अपना घर बनवा सकती हैं, तो मैं मेरे पैसों से अपना घर नहीं बनवा सकती? आज मैं आपका यह घमंड तोड़ कर रख दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, और जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ उतना आपका दिमाग चढ़ता जा रहा है, और आपकी वह पागल बेटी आग में घी डालकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। बहुत घमंड है ना आपको अपने घर पर, तो रखिए अपना घर अपने पास, किसी बात की कमी नहीं है मुझे। अपनी अलमारी में ताला लगाकर रखती है ना आप कि आपके पास मेरे से अधिक जेवर है? जरा सोच कर देखिए मम्मी जी, क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी में कम जेवर दिए हैं? जी नहीं,
बहुत ही ज्यादा दिए हैं, जितना कि आपने दीदी को नहीं दिए होंगे, क्योंकि मेरी दादी ने मेरे और मेरी भाभी के लिए काफी पुश्तैनी जेवर दिए थे, जो कि उन्हें उनकी सास की तरफ से मिले थे। और पुराने जमाने के जेवर कितने भारी होते हैं पता है ना आपको, और वह तो मेरी दादी की तरफ से थे। और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे अपनी तरफ से काफी जेवर दिए हैं। उसके बाद मैं खुद भी कमाती हूँ। तो जरा सोचिए कि मेरे पास आपसे ज्यादा जेवर होंगे या कम, और क्या मेरी अलमारी में पैसे नहीं पड़े रहते होंगे, जबकि मैं आपके बेटे के बराबर ही कमाती हूँ। तो किस बात का घमंड करती हैं आप कि अपनी अलमारी में ताला लगाकर रखती हैं? मुझे किस बात की कमी है कि मैं आपकी अलमारी से कुछ चुराऊंगी? उसके बाद स्वाति ने सर्वेश की तरफ देखा और बोला, सर्वेश, कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हारी इस घमंडी माँ की हेकड़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कल का कल मेरा घर चाहिए, मेरा अपना घर। मैं मेरी सारी सेविंग लगा दूंगी, तुम भी अपनी सारी सेविंग लगा दो, लेकिन कल का कल एक घर पसंद करो और खरीदो। इस घमंडी औरत को इसकी औकात मैं दिखा कर रहूंगी। बहुत कोशिश की मैंने रिश्तों को संभालने की, लेकिन अब और नहीं। अब मेरे साथ साथ मेरे माता पिता के अपमान पर यहाँ उतर आई हैं, जो कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। राकेश जी ने कुछ बोलना चाहा तो स्वाति ने उनके हाथ जोड़ लिए और बोला, पापा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अब आप मेरे आत्मसम्मान को और तार तार मत होने दीजिए। मेरा दुख आप समझ रहे हैं। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। राकेश जी कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। स्वाति ने सर्वेश की ओर देखकर कहा, मैं जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड के घर। जब घर खरीद लेना तो बता देना, सीधा मैं अपने घर में आऊंगी। इस घर में अब मैं कदम भी नहीं रखूंगी। जल्दी से जल्दी अपना घर खरीदो। भगवान की दया से हम दोनों ने मिलकर इतनी सेविंग की है कि हम दोनों कल का कल ही घर खरीद सकते हैं। यह कहकर स्वाति ने अपना जरूरी सामान उठाया और घर से निकल गई। जाते जाते स्वाति रुक्मणी जी से बोलते हुए निकली, और हाँ, अपनी उस घमंडी बेटी से बोल दीजिएगा कि राखी पर घर आकर आपकी अलमारी को राखी बांध दे, और आपकी अलमारी से ही बोल दे कि जब भी मायके में उसे कभी भाई भाभी की जरूरत पड़े तो वह अलमारी ही उसके मायके पहुंच जाया करेगा, उसके भाई भाभी का फर्ज निभाने। सर्वेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह स्वाति को मनाने उसके पीछे दौड़ा। रुक्मणी जी को उम्मीद नहीं थी स्वाति से ऐसे उत्तर की। वह चुपचाप खड़ी होकर स्वाति को जाते हुए देख रही थी, और राकेश जी रुक्मणी जी की ओर देख रहे थे, और उन्होंने बोला, मिल गई अब तुम्हें शांति? हो गया तुम्हारा घमंड चूर? हर वक्त मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा जेवर, यही करती रहती थी ना तुम। दिखा दी ना बहू ने आज तुम्हें तुम्हारी औकात। सही कह रही है बहू, किस बात का घमंड है तुम्हें? तुमसे कहीं से भी 19 नहीं है वह, बल्कि तुमसे 20 ही है। फिर भी तुम्हारी तानाशाहियों को चुपचाप इतने दिनों से सह रही थी, और तुमने उसे उसकी कमजोरी समझा, और अब इतनी नीचता पर उतर आई कि उसके सामने ही उसके मायके वालों का अपमान कर गई, जो कि कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मिल गया ना अब तुम्हें जवाब। रहो अब अकेले अपने इस घर में मालकिन बनकर, और काटो अपना बुढ़ापा अकेले। अब मैं तो तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता। पति धर्म जो निभाना है। अब देखो तुम्हारे सुख दुख में कौन आकर तुम्हारे लिए करता है। बहू से तो तुमने इतने अच्छे से रिश्ते निभाए हैं कि वह तो अब तुम्हारे करीब आने से रही, और देखते हैं तुम्हारी बेटी आकर तुम्हारी सेवा कर देगी, जिसे लेकर तुम आज तक चल रही थी, और जिसकी शह पर तुमने आज अपना घर पूरी तरह से तोड़ लिया। खैर, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। तुमने उसको इतनी शह दी कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि अपने भाई भाभी की जिंदगी में उसने दखलंदाजी की। लेकिन अब सोच लो, हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें अब किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, और बेटे बहू के अलावा बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता। दुनिया वाले हर घर में आग लगाते ही हैं और बेटे बहू के खिलाफ भड़काते ही हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो यही बेटे बहू काम आते हैं, ना कि दुनिया वाले। और तुमने आज अपने बेटे बहू से पूरी तरह से बिगाड़ लिया है। हमारे बेटे बहू की कोई गलती नहीं, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन हर बर्दाश्त की एक सीमा होती है, जो आज टूट गई। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो तो जाकर कोशिश करो, अपनी बहू को मना लो और उसके मायके वालों से माफी मांग लो। शायद तुम्हारा घर बिखरने से बच जाए, नहीं तो रहो अपने इस महल में अकेली। कहकर राकेश जी अपने कमरे की तरफ चले गए। रुक्मणी जी चुपचाप जड़वत वहीं पर खड़ी रहीं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज तक चुप रहने वाली स्वाति आज उन्हें ऐसा जवाब देकर निकल जाएगी। काफी देर के बाद जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने फोन पर स्वाति की मां का नंबर ढूंढना शुरू किया, ताकि उनसे माफी मांगकर स्वाति को समझा बुझाकर घर वापस ला सके। इसी बीच मृदुला का फोन आ गया, और सारी बात जानकर मृदुला ने एक बार फिर माँ को भड़काने के लिए बोला, जाने दो माँ,
कुछ दिनों में ही आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, तो खुद ही नाक रगड़ते हुए वापस आएंगे। लेकिन आज स्वाति के दिए गए जवाब से रुक्मणी जी की आंखें खुल चुकी थी और उन्होंने मृदुला से बोला, बेटा अब काफी साल हो गए तेरी शादी को, अब तू अपना ससुराल संभाल और मायका संभालने के लिए तेरी भाभी आ चुकी है, जो कि मुझसे नाराज होकर घर से निकल गई है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसे मनाकर वापस घर ले ही आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मृदुला को समझ में आ चुका था कि आज उसकी भाभी ने अपने बहू होने का अधिकार अच्छे से समझा दिया है और अब उसकी माँ उसकी बातों में आने वाली नहीं है।